से क्लासेस शुरू नहीं हो पाई थी, तो मैं चाह रहा हूं कि साथ ही साथ एमएससी सेमेस्टर 1 के भी बच्चों का कोर्स मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले तो मैं सिलेबस दिखा देना चाहता हूं। ये CBCS सिलेबस है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन सब्जेक्ट जूलॉजी। बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों और भारत के भी सभी विश्वविद्यालयों में एक कॉमन सिलेबस यही चल रहा है। इसका फुल फॉर्म है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और यह सिलेबस अप्रूव्ड हुआ है। आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 का सिलेबस CC1। दिस इज द फर्स्ट पेपर and the name of the paper is functional biology of invertebrates and core data. The second paper is core course CC2 molecular cell biology, and this is my area of specialization. The third paper is about genetics, CC3 is genetics, and fourth one is practical. So now I am coming to this paper. I will start with this paper CC2, which is molecular cell biology. Unit 1 is about biomembrane, and I will take the help of Leninger's biochemistry principle of biochemistry book, which is like Bhagavad Gita for the biochemist, and I will go in detail so that not only your syllabus gets covered, this will help you in your competitive examination also, NET, CSIR, JRF, etc. Hope you will take the benefit out of it. So I am coming to this portion. This is the book David L. Nelson, Michael M. Cox, Leninger's Principle of Biochemistry. I will open this book. So the first unit is about the biomembrane of that paper. Biomembrane here is described in chapter 11 of this book, Biological Membranes and Transport. Now I will open this. Let us start. Biological membranes and transport. This whole chapter is divided into 3 parts. The first one is the composition and architecture of membranes. Second is membrane dynamics, and third one is solute transport across membranes. First few paragraphs of this book is about the introduction part of the lipid bilayer, membrane bilayer, biological membranes. So I will discuss this also. A famous quote is here: good fences make good neighbors. अगर आपके घर की चारदीवारी मजबूत है तो आपके पड़ोसी भी अच्छे होंगे। एक तरह का सार्केज्म है, समझ लीजिए मतलब। Now I'll start. The first cell probably came into being with a membrane formed enclosing a small volume of aqueous solution and separating it from the rest of the universe. कहने का मतलब है पहली कोशिका की उत्पत्ति तब मानी जाएगी जब इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि जब तक मेम्ब्रेन नहीं है तब तक वह कोशिका नहीं कही जा सकती है। और उस मेम्ब्रेन के अंदर उस कोशिका के विभिन्न भाग उसके अंतर्गत रहेंगे और वह साइटोप्लाज्म भी उसी के अंदर वह कैद रहेगा, जो कि एक्वस मीडियम है। ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड सेपरेटिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। सो अंदर का एनवायरनमेंट जो है उस कोशिका के अंदर का एनवायरनमेंट मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड जो कोशिका है उसके अंदर का कंपोजिशन जो है वो रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स से डिफरेंट होगा, क्योंकि वह अलग है।
जो कि उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। इफ यू परफ्यूज द मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स oozed आउट, देन दैट सेल विल नो longer survive, it will die. So it is very necessary for the cell to remain in the healthy or living state. Its biological membrane should be intact. Okay, now membranes define the external boundaries of the cells and regulate the molecular traffic across the boundary. ठीक है, मेम्ब्रेन जो है उसके एक्सटर्नल बाउंड, अभी बोले एक्सटर्नल बाउंड्री को डिफाइन करता है सेल के, और एक्सटर्नल बाउंड्री को जब डिफाइन करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। नहीं, अगर बाहरी दुनिया से उसका संपर्क कट जाएगा तो वह वाटर का इंटेक कैसे करेगा, और डिफ्यूजन कैसे होगा, ऑस्मोसिस कैसे होगा, और सेलेक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे फूड पार्टिकल है, उसका कैसे होगा ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन पहले तो वह उस अंदर के एनवायरनमेंट को सुरक्षित करता है और अपने ज़रूरत की चीज़ों को वह बाहर से अंदर लेता है, और ज़रूरत की जो चीज़ें नहीं हैं उसको अंदर से बाहर फेंकता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स जो है वह बाहर चला जाएगा। तो मेम्ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वह सेलेक्टिवली डिसाइड करता है किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर आने नहीं देना है। ठीक है, अंदर आने का मतलब सेल के अंदर। यहाँ पर फिगर 11.1 है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिपिड बायलेयर है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो है बायलेयर के फॉर्म में होता है। दो लिपिड्स के लेयर होते हैं, जिसमें पोलर ग्रुप ऑफ दैट लिपिड इज फेसिंग आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। आउटवर्ड्स मतलब जब वह सेल का जब बाहरी मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो मीडियम है उसको फेस करता है, उसका एक लेयर का पोलर काउंटर पार्ट, और जो लिपिड बायलेयर का जो इनर लेयर जो है उसका पोलर काउंटर पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म को फेस करता है। पोलर ग्रुप्स जो है वो वाटर लविंग होता है, एंड पोलर ग्रुप के साथ हाइड्रोफोबिक टेल्स भी होते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल्स आर नॉट वाटर लविंग, दे आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर। सो पोलर ग्रुप्स जो है वो बाहर और अंदर की तरफ फेस करते हैं, और उसका हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को फेस करते हैं। ठीक है, तो इन यूकैरियोटिक सेल्स दे डिवाइड द इंटरनल स्पेस इनटू डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स टू सेग्रीगेट प्रोसेसेस एंड कंपोनेंट्स। तो आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स में सिर्फ लिपिड बायोमेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को एनक्लोज करता है। लेकिन यूकैरियोट्स में नॉट ओनली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट द सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल्सो कवर्ड और एनक्लोज्ड बाय लिपिड बायलेयर। ठीक है, they organize complex reaction sequences and are central to both biological energy conservation and cell to cell communication। तो यह जरूरी है उनके बायोलॉजिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए। अगर लिपिड मेम्ब्रेन नहीं होगा तो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर आए हैं वो बाहर चले जाएंगे, तो उनके लिए इनर्जेटिकली वो बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए अगर मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो सेल का भी डेथ हो जाता है। एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन ऑल्सो। ठीक है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन भी होता है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेशन। जैसे हमारा जो नर्व सेल्स है उसमें जो कंडक्शन होता है
करंट पोटेंशियल जनरेट होता है, ये भी लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही यह कंडक्ट होता है। और सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी, या हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर्स भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ मेम्ब्रेन्स फ्लो फ्रॉम देयर रिमार्केबल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ रिमार्केबल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। Point to be noted here is diffusion takes place in the gaseous medium and osmosis takes place in the aqueous medium. For example, when you inhale, then the oxygen gets into the alveolar cell. So the oxygen here is gas, और एल्वियोलर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है। क्यों चला जाता है? ये ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। क्यों होता है? तो दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, और फिजिकल लॉ जो है वो क्या कहता है कि पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो जब हम इनहेल किए तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और तब तक वहाँ पर ऑक्सीजन कंजम्पशन हो चुका है एल्वियोलर सेल्स के अंदर, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो वहाँ पर से इपिथेलियल मेम्ब्रेन इन द एल्वियोलर सेल्स अलाउज इट टू पास इनटू द सेल। सो तो हायर कंसंट्रेशन से वह लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला जाता है। द सेकेंड वन इज ऑस्मोसिस। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन योर गट। आप जो खाना खाते हैं उसका जब डाइजेशन होता है और वो सिंपलर फूड प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पर वो लिक्विड मीडियम में है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इन द लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो इपिथेलियल सेल्स जो है हमारे गट में प्रेजेंट जो है, जिनका काम है एब्जॉर्प्शन करना, वहां पर उन सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन जो है कम है, क्योंकि पहले जब वो डाइजेस्ट होकर जब एब्जॉर्ब हुआ था वही सॉल्यूट पार्टिकल, उसको वो ब्लड में उसका ट्रांसपोर्ट हो चुका है, तो अभी यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और फिर जब आदमी खाना खाया और उसका डाइजेशन हुआ और वो सॉलिड पार्टिकल्स वहाँ गट में ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वो ईजिली वहाँ पर उसका ऑस्मोसिस हो जाता है। मेम्ब्रेन्स आर फ्लेक्सिबल, सेल्फ सीलिंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल टू पोलर सॉल्यूट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो सभी सॉल्यूट पार्टिकल्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स विल बी एक्सचेंज्ड, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी सिलेक्शन है, ठीक है। मेम्ब्रेन, और इस सिलेक्शन में हेल्प करता है हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दोज आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन। एंड वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन इज इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, सेल्फ सीलिंग ऑल्सो, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों है? आप अमीबा को मूव करते हुए देखे होंगे किसी वीडियो में, या अंडर द माइक्रोस्कोप यू माइट हैव सीन। अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया डेवलप होता है, तो वो स्यूडोपोडिया की मदद से आगे बढ़ता जाता है। तो स्यूडोपोडिया जो है वो क्या है? एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन और फिर उसका रिट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड देन रिट्रैक्शन, ठीक है। सो दैट इसके लिए मेम्ब्रेन का फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल होता है। एंड सेल्फ सीलिंग ऑल्सो। अगर सेल्फ सीलिंग क्यों? आपका एक्जोसाइटोसिस हुआ, पिनोसाइटोसिस हुआ, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस जैसे अगर कोई सिक्रीटरी वेसिकल गेट्स फ्यूज्ड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सिक्रीटरी वेसिकल्स भी जो है उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बायलेयर है, और वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ से फ्यूज कर जाता है और उसमें जाके समाहित हो जाता है। तो लिपिड बायलेयर ऑफ द वेसिकल्स get fused with the plasma membrane and the content inside that vesicle oozes out into the extracellular medium। इसी तरह से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जिस सेल के अंदर हार्मोन्स बनते हैं वह सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
और या आप देखें जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होता है तो वहाँ पर भी एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो वहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल्फ सीलिंग है, फ्लेक्सिबल है और ब्रेक करने के बाद फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी परमिट्स द शेप चेंजेस दैट accompany सेल ग्रोथ एंड मूवमेंट। ठीक है, डिस्कस कर चुके, सच एज अमीबॉइड मूवमेंट with their ability to break and reseal. Two membranes can fuse as in exocytosis, or a single membrane enclosed compartment can undergo fission to yield two sealed compartments as in the endocytosis or cell division without creating gross leaks through cellular surfaces. Full stop. ठीक है, because membranes are selectively permeable, they remain certain compounds and ions within cell and within specific cellular compartments while excluding others. तो जो उनके फायदे की चीज है, जो उनके काम की चीज है, सेल्स के काम की चीज है, उसको वह रिटेन करता है, और जो काम का चीज नहीं है जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको वो थ्रो आउट करता है। तो इसमें भी मेम्ब्रेन का रोल है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली वो सेलेक्ट करता है कि किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर फेंकना है, सेलेक्टिवली। मेम्ब्रेन्स आर नॉट मियरली पैसिव बैरियर्स, दे इंक्लूड एन एरे ऑफ प्रोटीन्स स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोमोटिंग और कैटेलाइजिंग वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ पैसिव बैरियर नहीं है। ठीक है, जैसे कि पैसिव बैरियर मतलब हम बता रहे थे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, जैसे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर द पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, वो अपने फिजिकल लॉ ऑफ नेचर की वजह से वो अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये तो पैसिव मोड है, बट उसके अंदर एक्टिव मोड भी होता है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑल्सो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर आसानी से आ जाता है। ठीक है, along with the concentration gradient by the process of osmosis। लेकिन ग्लूकोज जब सेल्स के अंदर आता है तो फिर वो सेल जो है ट्राई करता है इमीडिएटली ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड हो जाने की वजह से वह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इम्परमिएबल हो जाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो इसकी वजह से सेल को यह फायदा होता है कि एक बार जब ग्लूकोज अंदर आ गया सेल के अंदर, तो वह उस ग्लूकोज को फिर बाहर जाने नहीं देता है। मान लीजिए कि वह आदमी चला गया फास्टिंग पर, या उसके बॉडी में किसी कारण की वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज है फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, तो वह ग्लूकोज जो है ब्लड में, चूंकि वहां पर डाउन हो गया कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर, तो पहले ग्लूकोज आया था विद द पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी क्या है कि प्लाज्मा में साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कम हो गया, तो सेल से वह ग्लूकोज बाहर चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, सेल इसको एफोर्ड नहीं कर सकता है कि ग्लूकोज बाहर चला जाए, इसीलिए सेल जो है उस ग्लूकोज को इमीडिएटली कन्वर्ट कर देता है विद द एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेज विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। करेक्ट। अब जो है आप यहां पर ध्यान दिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, वो तो साइटोप्लाज्म में है, लेकिन बाहर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं है, तो वहां पर कंसंट्रेशन 0 है। लेकिन इनसाइड द सेल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन हाई है, और यह होने के बावजूद भी
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाहर नहीं जाता है along with the concentration gradient, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वो बिकॉज ऑफ दैट फॉस्फेट ग्रुप वो अलाउ नहीं करता है बाहर जाने के लिए। ठीक है। एट द सेल सरफेस ट्रांसपोर्टर्स मूव स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। रिसेप्टर्स सेंस एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स एंड ट्रिगर मॉलिक्यूलर चेंजेस इन द सेल। दूसरा फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दूसरा नहीं तीसरा फंक्शन, दो फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो क्या है, एक फिजिकल बाउंड्री दिया उसकी सुरक्षा के लिए, फिर लोकोमोशन में हेल्प किया, एक्जोसाइटोसिस पिंडोसाइटोसिस ये सब हुआ। ठीक है। उसका पैसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो भी हुआ उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। नॉट ओनली दिस, देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इट डज फॉर द सेल, फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है। यहां पर एक और फंक्शन जो डिस्कस किया गया है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड्स ही नहीं होते हैं, उसके अंदर एक काफी तरह तरह के प्रोटीन्स भी उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। ठीक है। उन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एक तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होता है। ठीक है। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन का कुछ फंक्शन होगा। तो सम ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज रिसेप्टर। ठीक है। जो जो भाग लेता है सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी, हमारे हार्मोन्स के भी रिसेप्टर होते हैं वो। ठीक है। द रिसेप्टर सेंसेज एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स एंड ट्रिगर मॉलिक्यूलर चेंजेस इन द सेल। तो बहुत तरह का मॉलिक्यूल्स है, लाइगेंड्स है, और अलग अलग तरह का लाइगेंड्स जो है और रिसेप्टर जो है वो अलग अलग तरह का चेंजेस और अलग अलग तरह के सिग्नल के लिए बने होते हैं। ठीक है। एडहेशन मॉलिक्यूल्स होल्डिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एक और फंक्शन देख लीजिए, एडहेशन मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जो है टाइट जंक्शन का भी काम करते हैं, यानी एक सेल और उसके बगल का पड़ोसी सेल दोनों को एकदम अच्छी तरह से चिपका के रखना है ताकि वह टिश्यू जो हो काफी डेंस बने। ठीक है। एक तो टिश्यू हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, ब्लड है, ब्लड भी एक टिश्यू है। ठीक है। किस प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन यहां जो है इस टिश्यू में सेल्स जो है एक्वस मीडियम में एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है। सेल सेल के बीच में एडहेशन नहीं है। ओके। लेकिन सपोज बोन आप ले लीजिए, बोन को कंपैक्ट होना जरूरी है, मजबूत होना जरूरी है, रिजिड होना जरूरी है। ठीक है। तो उस बोन के अंदर जो सेल्स हैं, ओस्टियोसाइट्स जो है, नेबरिंग ओस्टियोसाइट्स, दे आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बाय देयर टाइट जंक्शन। सो यहां पर भी वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें इसकी मदद करता है। Within the cell, membranes organize cellular processes such as the synthesis of lipids and certain proteins. देखिए यह और एक फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड में भी यह हिस्सा लेता है और कुछ प्रोटीन्स के भी सिंथेसिस में यह भाग लेता है। एंड एनर्जी ट्रांसडक्शन ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपने ये देखा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल के बाद जो होता है बिफोर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। वो कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो प्रोटीन्स जो हैं, जो कंपोनेंट्स जो हैं, उसमें जो भाग लेते हैं वो सब कहाँ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसी के अंदर होते हैं। तो यह भी एक इसका उदाहरण है या इसके फंक्शन का, क्लोरोप्लास्ट में भी। Because membranes consist of just two layers of molecules, they are very thin, essentially two-dimensional. Intramolecular collisions are far more probable in this two-dimensional space than in the three-dimensional space. So the efficiency of enzyme catalyzed processes organized within membranes is vastly increased.
सपोज कोई एंजाइम जो है वह मेम्ब्रेन के अंदर है, आप तुलना कीजिए एक एंजाइम जो एक्वस मीडियम में है जैसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर है, और एक एंजाइम अगर वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है या मेम्ब्रेन के अंदर है, तो वो एंजाइम जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो वहीं पर अवस्थित रहेगा, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा इजी है सॉल्यूट को कैप्चर, अगर सॉल्यूट जो है उसके नियर बाय विसिनिटी में है तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली एंजाइम प्रोसेसेस को कैटलाइज करेगा। लेकिन जो एंजाइम आपके एक्वस मीडियम में है यानी साइटोप्लाज्म में है, तो वह सॉल्यूट भी मूव कर रहा है, एंजाइम भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं, तो उस केस में उन एंजाइम कैटलाइज प्रोसेस जो है उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। ठीक है, एंड इन दिस केस मेम्ब्रेन में इट इज वास्टली इंक्रीज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इन दिस चैप्टर वी फर्स्ट डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन्स एंड देयर केमिकल आर्किटेक्चर। तो अभी जितना भी कहानी बोले मेम्ब्रेन के महिमा का गुणगान किए, अब हम इसका अध्ययन करेंगे कि यह बना कैसे होता है, इसका कंपोजिशन क्या है और आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स दैट अंडरलाई देयर बायोलॉजिकल फंक्शन। तो यह जो स्ट्रक्चर जो है वही उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को भी डिफाइन करता है। कैसे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वी कंसीडर द रिमार्केबल डायनेमिक फीचर्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन विच लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, सेल एडहेशन, एंडोसाइटोसिस एंड द मेम्ब्रेन फ्यूजन accompanying neurotransmitter secretion illustrate the dynamic role of the membrane proteins. ठीक है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। वी देन टर्न टू द प्रोटीन मीडिएटेड पैसेज ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस मेम्ब्रेन्स भाया ट्रांसपोर्टर्स एंड आयन चैनल्स। तो हम जो बोल रहे थे कि वो जो सेलेक्टिवली परमिएबल है मेम्ब्रेन, किसकी मदद से है? जरूर कोई एक्स्ट्रा मशीनरी है, क्योंकि वो अपने आप तो हो नहीं रहा है, वहाँ पर एनर्जी भी खर्च होती है, क्योंकि वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब हम उसमें मेहनत लगाते हैं उस ट्रांसपोर्ट को होने में। ठीक है, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज की, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी है और बाहर में ग्लूकोज जो है ज़्यादा है, वो तो अपने आप मूव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कोई सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम बाद में बताते हैं, टाइम लग जाएगा, सोचेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। वी देन टर्न टू द प्रोटीन मीडिएटेड पैसेज ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस मेम्ब्रेन वाया ट्रांसपोर्ट्स एंड आयन चैनल्स। ठीक है, इन लेटर चैप्टर्स वी डिस्कस द रोल ऑफ मेम्ब्रेन्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का अलग चैप्टर है, लेकिन मेम्ब्रेन का रोल तो होता है, बता चुके हैं। एनर्जी ट्रांसडक्शन, ठीक है, इन चैप्टर 19, लिपिड सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो। So I am ending here this part of the introductory part of this chapter, and in the next part of this chapter we will discuss the composition and architecture of membranes. Thank you.